अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद शहबाज अपनी वीकली वीडियो लाग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। तो मेरी आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर ने ज़ोर पकड़ लिया है और कोरोना के नए केसेस जो हैं उसमें इजाफा भी देखने में आया है। हालांकि अब मुख्तलिफ़ मुल्कों में इसके नंबर जो हैं वो केसेस का वो मुख्तलिफ बताया जा रहा है। जैसे कि सबसे पहले अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में कोरोना की वजह से तकरीबन 10,77,495 लोग जो हैं वो फौत हो चुके हैं। और इसी तरह मुसद्दका केसेस जो हैं उसकी तादाद तकरीबन 3,74,67,892 तक पहुंच गई है। खाली फ्रांस के अंदर कोरोना की दूसरी लहर की वजह से तकरीबन 27,000 नए केसेस जो हैं वो रजिस्टर्ड हुए हैं। इसी तरह अगर देखा जाए तो फ्रांस के अंदर जो केसेस की कुल तादाद है वो तकरीबन 7,18,873 तक जा पहुंची है, जबकि हलाक होने वाले की तादाद जो है वो 32,637 हो गई है। तो कोरोना की वजह से ब्राज़ील के अंदर तकरीबन जो हलाकतों की तादाद है वो 1.5 लाख से भी बढ़ चुकी है। इसी तरह अगर देखा जाए तो ब्राज़ील के अंदर ही तकरीबन जो अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हुए हैं उनकी तादाद तकरीबन 50,82,637 हो चुकी है। और इसी तरह दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक जो हैं, जैसे लुबनान के अंदर कोविड-19 की वजह से जो दूसरी लहर है उसकी वजह से जो मरीज़ों में इजाफा हो रहा है, तो लुबनान ने लॉकडाउन का फ़ैसला किया। इसी तरह ट्यूनिस है, मराकश है, उर्दन है, अमारात है। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो ईरान के अंदर उनके जो जोहरी तवानी तंजीम के सरबराह हैं अली अकबर साले साहब, वो भी उसका शिकार हो चुके हैं कोविड-19 का। और साथ उन्होंने ये भी दावा किया कि हम कोरोना वैक्सीन को बतौर इनहेलर जो है वो लाने के लिए गौर कर रहे हैं। और आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो के अंदर कि चाइना ने भी क्लेम किया है कि नवंबर के अंदर हम वैक्सीन जो है वो आम लोगों को पहुँचा देंगे। उसके बाद वो रशिया का भी मैंने आपको बताया था। पाकिस्तान के अंदर भी इसी तरह जो मरीज़ों कोरोना की वजह से जो कोरोना की दूसरी लहर की वजह से मरीज़ों की तादाद में इजाफा देखने को आया है। और ख़ासकर ये आज की खबर के मुताबिक इस्लामाबाद के अंदर जो है कोरोना के नए मरीज़ों की तादाद में इजाफा बड़ी तेज़ी के साथ देखने में मिला है। और आपको मैंने पिछले वीडियो के अंदर बताया भी था कि कुछ इलाके जो हैं उनको स्मार्ट लॉकडाउन में शामिल कर लिया गया, जिसमें लाहौर के कुछ एरियाज़ थे, कराची के भी थे, इस्लामाबाद और पिंडी के भी थे। तो ओवरऑल जो बात मेरी यहाँ पे हो रही है वो यही है कि ज़िंदगी बड़ी कीमती है, इसलिए अपने आप को और अपने अहले खाना को महफूज रखें कोरोना के असर से। और उसके लिए ज़रूरी है कि सैनिटाइज़र का इस्तेमाल किया जाए, मास्क का इस्तेमाल करें जब आप बाहर निकले, और स्पेशली जो समाजी फासला है उसका ख्याल किया जाए। जी, तो आपने देखा है कि पिछले एक वीक से जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है पाकिस्तान के अंदर बड़ा अप जा रहा है। खैर, हम जो कि वो हमेशा डिस्कशन जो हमारी होती है वो इकनॉमिक इश्यूज़ के ऊपर होती है, जो हम समझते हैं कि ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं आम लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसके ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, मैं बचपन में चूँकि हम अपने गांव के अब दूसरे मोहल्ले में शिफ्ट हो चुके हैं, तो मेरा जो पिछला मोहल्ला था वहाँ तकरीबन जो क्रिश्चियन फैमिली थी वो पूरे का पूरा मोहल्ले का खासकर आधा पोर्शन जो था वो क्रिश्चियन लोगों के ऊपर मुश्तमिल है। तो वो बचपन में ज़ाहिर सी बात है, अगर थोड़ा सा हम आज से 20-25 साल पीछे चले जाएँ या उससे 30 साल पीछे चले जाएँ तो आपको याद है वीसीआर का बड़ा ज़ोर होता था। और लोग क्या करें जनाब वाला, सारा मोहल्ला जो है वो वीसीआर को मेज़ के ऊपर रख के, टीवी को मेज़ के ऊपर रख के या चारपाई के ऊपर बाकायदा बिस्तर बिछा के तो टीवी को रखा जाता था। आप मतलब कि वीसीआर की जो इज़्ज़त है उसका अंदाज़ा इस चीज़ से कर लेंगे। पूरा गाँव जो है वो नीचे चटाई पर डाल के बैठा होता था। वीसीआर और जो था टीवी वो मेज़ के ऊपर और चारपाई के ऊपर पड़े होते थे। तो अगर आज से 30 साल पीछे चले जाएँ तो बल्कि 1970s में मौला जट फिल्म आई थी, अगर आपको याद हो, तो वो मौला जट फिल्म देख रहे थे हम। हमारे एक चाचा जी थे, तारा मसीह नाम था उनका। तो अब जनाब बड़े गौरव गौज के साथ फिल्म देख रहे हैं। हर बंदा जो है बिल्कुल बड़ा हुआ साइलेंट बैठा हुआ है कि अगर हमने सर लाए थे शायद हमारे सरों के ऊपर परिंदे बैठे हुए हैं तो परिंदे उड़ जाएंगे। इस कदर खामोशी और इस कदर जो वीसीआर और मौला जट फिल्म की बल्कि ताज़ीम की जा रही थी। अब जब वो फिल्म ख़त्म हो गई तो एकदम से खामोशी चूँकि पहले ही थी, तो अब फिल्म ख़त्म होने के बाद और ख़ामोशी आ गई। क्योंकि जब फिल्म चल रही थी तो लोग खामोश थे, लेकिन फिल्म चूँकि चल रही थी, अब फिल्म ख़त्म हो गई तो उसकी भी खामोशी हो गई। तो एकदम से चाचा तालब कहते हैं क्या हुआ? तो किसी ने उनको जवाब दिया कि फ़िल्म जो है ना वो ख़त्म हो गई है। तो चाचा जी कहते हैं कोई बात नहीं, ਇਹਦਾ दूजा पासा ला दो। तो मेरा ख्याल है कि आजकल पाकिस्तान के अंदर भी यही चल रहा है कि फिल्म अगर एक तरफ से ख़त्म हुई तो कोई बात नहीं, दूजा पासा ला दो। वो दूजा पासा किस तरह लग रहा है जी? शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं कि अपोजिशन से मुल्क की तरक्की हज़म नहीं हो रही।
अब देखें कितने बड़े वसूख के साथ उन्होंने ये बात की है कि अपोजिशन से मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। हम इस खबर के साथ थोड़ा डिटेल में चले जाते हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है कि अपोजिशन से मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। अपोजिशन की रुकावटों के बावजूद मुल्क तरक्की का सफ़र जारी किए हुए है। पाकिस्तान को गैर मुस्तकम करने की साजिशें हो रही हैं। कुछ लोग इन साजिशों का हिस्सा बनकर मुल्क को नुकसान पहुँचा रहे हैं। मुल्क की वहदत पारा पारा करने वाली कुत्तें शक से दो चार हो जाएंगे। तो हम इस खबर के पहले पोर्शन की बात करते हैं कि अपोजिशन की रुकावटों के बावजूद मुल्क तरक्की का सफ़र जारी रखेगा या जारी रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर ये समझते हैं कि चीनी जो है वो 115 से 120 रुपये फ़ी किलो मिल रही है तो और ये तरक्की है, तो ये हमारी समझ से बाहर है। खैर, अब अगर ये समझते हैं कि आटा जो है वो पहले से महंगा हो गया है, रोटी जो है वो भी पहले से महंगी मिल रही है, दवाइयाँ हैं वो भी महंगी हो गई हैं, कुछ दवाइयाँ जिनकी शार्टेज है, अगर आप इसको तरक्की कह रहे हैं तो ये भी हमारी समझ से बाहर है। ज़िंदगी जो है अगर देखा जाए तो वो डे बाय डे महंगी होती जा रही है। और अगर आप दूसरी ओर देखें तो जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन का एक ख़ास तबका जो है, अब उनके लिए शायद रोटी जो 3 टाइम खाना वो भी मुश्किल हो रहा है। अगर आप इसको तरक्की कहते हैं तो हमारी समझ से बाहर है। तो ये चीज़ें हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो गर्दिशी कर्ज़ों का हुजम जो है वो तकरीबन 2100 मतलब कि 2100 अरब से बढ़ गया है। और ये खबर है पावर डिवीज़न की। आप अगर देखें तो डे बाय डे बिजली जो महंगी हो रही है, कभी मीटर का रेंट बढ़ा दिया जाता है, कभी टैरिफ बिजली के टैरिफ की बात की जाती है, कभी किसी और सब्सिडी के खाते में जो यूनिट की प्राइस है वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है। तो बड़ी हैरानगी होती है ये खबरें पढ़ के कि बिजली महंगी होने के बावजूद जो है वो गर्दिशी कर्जा भी अगर बढ़ रहा है तो फिर भी समझ से बाहर है। अगर आप इसको भी तरक्की के ज़िम्मे में लेके आते हैं तो ये बात फिर बिल्कुल ही हमारी समझ से बाहर है। उसमें बताया ये गया है कि 30 जून 2018 तक ये गर्दिशी कर्जा जो था 1126 अरब था, जो अब बढ़कर 2100 अरब से भी ज़्यादा हो गया है। और इसके बारे में ये फरमाया जा रहा है आगे कि वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर गर्दिशी कर्ज़ों में कमी के लिए 2023 तक का जामिया मनसूबा बना रहे हैं। 2 साल तो वैसे गुजर गए, बाकी रह गए 3 साल। तो पिछले 2 सालों में कोई मनसूबा नहीं बन सका, तो मेरा नहीं ख्याल को आगे मनसूबा मिलके हम लोग तो करें कि वो ये कोई बना लें। और ये भी अगर तरक्की, इसको भी आप तरक्की कहते हैं तो फिर वो भी बात हमारी समझ से बाहर है। अगर आपको पिछले वीडियो ला के अंदर आपको मेरी एक बात याद है तो मैंने आपसे कहा था कि ये जो सूरत चल रही है, जो ग्रोथ जो हमारी पिछले साल जो इस साल जो थी 19-20 की वो -0.4% थी, जो बढ़ के शायद आगे जो है वो 1.1% हो जाए, उसके बाद शायद उससे 1.5 तक चली जाए। लेकिन आपको मैंने ये भी कहा था कि इस ग्रोथ के साथ या इस जीडीपी का जो साइज़ है उसके साथ मेरा नहीं ख्याल कि बेरोज़गारी हम लोग ख़त्म कर सकेंगे। बेरोज़गारी में भी इजाफा होगा, इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा और इकनॉमिक अनसर्टेनिटी जो है वो बढ़ेगी, इकनॉमिक मिजरी जिसे कहते हैं वो भी बढ़ेगी। और इस बात की तस्दीक जो है वो IMF ने कर दी है, क्योंकि हम ज़्यादातर जो हैं जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी रिपोर्ट्स पर रिलाई करते हैं। हमारे जो लोकल लोग हैं, ये लोकल लोगों के जो प्रोजेक्शन या जो प्रोडिक्शंस है उसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते, क्योंकि हम लोकल अदारों से पढ़े हुए हैं। जो लोग बाहर से पढ़ के आए हैं उनकी प्रोजेक्शन भी अच्छी होती है, उनकी प्रोडिक्शन भी अच्छी होती है, उनकी रिसर्च भी अच्छी होती है। तो मैं उसी रिसर्च के ऊपर आ जाता हूँ कि IMF ने ये बात कही है और ये उनकी रिपोर्ट पब्लिश हुई है जिसमें फिजिकल मॉनिटर उसका नाम है। उसमें ये कहते हैं कि देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर सरकारी कर्जे इस वक्त तो 360.3 खरब रुपये पहुंच चुके हैं, जो तकरीबन GDP का 87.2% बनते हैं, कि जिसकी वजह से बजट का 1/3 हिस्सा जो है वो कर्ज़ों के ऊपर सूद जो दे रहे हैं उसकी अदायगियों में जा रहा है। कर्ज़ों की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अपनी मुद्दत के बकिया 3 साल में रोज़गार के मौके पैदा करने और माशियत की नमू में इजाफे की सलाहियत महदूद हो जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक 3 साल के बाद अपनी हुकूमत की मुद्दत पूरी होने पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब मुल्की माशियत के हुजम के तकरीबन 78.3% के बराबर जो है वो कर्जा छोड़ के जाएंगे। और ये हुजम मुस्लिम लीग नून जो थी उनकी गवर्नमेंट में 72.5% था। तो मतलब ये है कि इस गवर्नमेंट का जो जोर है कर्ज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा। अगर थोड़ा सा हम देखा जाए इस गवर्नमेंट की कारकर्दगी जो है अब पिछले 2 साल के कर्ज़ों के हवाले से, तो पिछले 5 सालों में जो कर्जा लिया गया था तकरीबन उसके बराबर कर्जा इन्होंने 2 साल के अंदर वो ले लिया है। उसके बाद ये इसी रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है, करवा माली साल के लिए IMF ने सरकारी कर्ज GDP 82.1% तक रहने की पेशेनगोई की है। माली इदारे के मुताबिक आइंदा माली साल में बजट खसारा जो है वो 5.2% और माली साल 22-23
में जो पीटीए के आखिरी सालों का बजट सारा 4% रहेगा। हाँ, इसमें कुछ अच्छाई जो वो नज़र आ रही है, और अल्लाह करे कि अल्लाह ताला की ज़ात इनको तौफीक दे कि ये 4% जो प्रेडिक्शन की गई है ये बजट सारा उतना कर सकें। उसके बाद ये कहा गया कि पाकिस्तान को मतलूबा तादाद में रोज़गार के मौके पैदा करने के लिए जो इकनॉमिक ग्रोथ है कम से कम 7% इकनॉमिक ग्रोथ की ज़रूरत है, या मुआशी नमू जो है उसकी ज़रूरत है। इससे कम शरह नमू बेरोज़गारी और गुरबत में इजाफा करेगी, और ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ पिछले वीडियो ला के अंदर। जबकि IMF के मुताबिक रवा माली साल में शरह नमू 1% और आइंदा माली साल में 2% तक रहेगी, और ये बातें मैंने की थी पिछले वीडियो ला के अंदर। इसका वाज़ेह मतलब ये हुआ कि मुल्क में बेरोज़गारी और गुरबत में इजाफा होगा। तो चलो, जो मैंने पिछले वीडियो ला के अंदर बात कही थी वो IMF की रिपोर्ट जो है उसके जो फैक्ट्स एंड फिगर मैंने आपसे बयान किए हैं उस बात की तस्दीक हो गई है। जी, जहाँ तक कारकर्दगी की बात है तो इसके लिए नॉर्थ कोरिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं या प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इन पिछले दिनों एक तकरीब की। किम जोंग नाम है उनका, और वो तकरीब के अंदर ये बात बताते हुए रो पड़े कि मैं आवाम की जो मुश्किलात हैं उनको उस कदर कम नहीं कर सका जिस कदर आवाम मुझसे तवक्को कर रही थी। लेकिन दूसरी तरफ हम लोग जो हैं वो इस कदर वो ढटाई के आलम में गिरे हुए हैं कि हम ये कहते हैं कि मुल्क जो है वो अपने रास्ते पे चल पड़ा है, तरक्की के रास्ते पे, लेकिन अपोजिशन जो है उससे मुल्क की तरक्की जो है वो हज़म नहीं हो पा रही। मेरे ख्याल में इससे बेहतर ये होता है कि जो कड़वा सच है उसको बोल देना चाहिए, ताकि लोग जो है आपको बेजा क्रिटिसिज्म आपके ऊपर ना करें, बजाय कि हम डिटाई के साथ जो झूठ बोलें। और इस तरह के जय्यद पॉलिटिशियन जो हैं वो अगर वो झूठ बोलते हैं, दिल बड़ा दुखता है कि सारी उम्र जो है वो सियासत के अंदर गुजारने के बाद इन जय्यद पॉलिटिशियंस का ये हाल है, फिर आम आवाम जो है उसकी तो बात ही ना करें। और आप देखें हमारी मुश्किलात जो उसके लिए हम बिल्कुल नए नए आइडियाज़ जो हैं वो मुतारफ़ करवा रहे हैं कि दुनिया का पहला मुल्क है पाकिस्तान के जिसके अंदर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए टाइगर फोर्स जो है वो वजूद में लाई गई है। हालांकि पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के अलावा जो स्टेट बैंक होता है वो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू जो है इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है या इम्प्लीमेंटेशन करता है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, मनी सप्लाई एक्सपैंड करने के लिए या उसको स्क्वीज़ करने के लिए। अब मैंने नहीं अभी तक इस तरह के एग्जांपल जो देखी कि वहाँ पे कोई फोर्स बनाई गई है कि जो फोर्स जो है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। और इसमें भी अगर थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर देखें तो बंदे को समझ नहीं आती कि क्या ये टाइगर फोर्स किस तरह से इन्फ्लेशन कंट्रोल करेगी। सबसे पहली बात तो ये है कि आप देखें पाकिस्तान एक कैश इकॉनमी है। बाकी दुनिया के अंदर जैसे हमारा बड़ा अच्छा फंगी चाइना है, वहाँ पे भी डिजिटल इकॉनमी है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड जो इस्तेमाल हो रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर एकदम से अगर जो आप कैश इकॉनमी को क्रेडिट कार्ड या डिजिटल इकॉनमी को शिफ्ट करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है उससे कारोबार मुतासर होगा। इसी मैं पिछले वीडियो लॉग्स के अंदर कई दफ़ा ये बात हो चुकी है हमारी कि स्टेप बाय स्टेप जो है पाकिस्तान को शिफ्ट करना है कैश इकॉनमी से डिजिटल इकॉनमी की तरफ, क्योंकि लोगों का बिहेवियर भी तो चेंज करना है, लोगों को एजुकेट करना है कि वाकई कैश इकॉनमी की निस्बत अगर आप डिजिटल इकॉनमी पे आते हैं, क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो उससे मुल्क की तरक्की में और ज़्यादा इजाफा होता है। ये लोगों को पहले एजुकेट करने की ज़रूरत है, और अगर आप एजुकेट नहीं करते तो उसके ऊपर आप इस तरह की चीज़ें इंप्लीमेंट करते हैं लोगों को एजुकेट किए बगैर, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप कामयाब होंगे। खैर, उसमें आप देखें कि सबसे पहली बात तो ये है कि ये कीमतें कम कैसे करेंगे। क्या ये छापे मारेंगे, क्या ये लोगों को पकड़ेंगे, उनको जेल में डालेंगे, किस तरह से करेंगे। और आपको पता है कि अगर ये सिलसिला होता है तो ज़ाहिर बात छोटा कारोबार या कारोबारी लोग जो है वो कारोबार बंद कर देंगे। पाकिस्तान में तो वैसे ही कारोबार जो है वो शिफ्ट हो चुका है दूसरे मुल्कों में। बांग्लादेश के अंदर कारोबार शिफ्ट हो गया, नेपाल, श्रीलंका में या दूसरे कंट्री जो हैं जहाँ इंसेंटिव दिया गया है इन्वेस्टर्स को, तो उन्होंने अपना सारा सरमाया पाकिस्तान से निकाल के बाहर शिफ्ट कर दिया। अब अगर आप ये कदम उठाएंगे तो मेरे समझ थोड़ा बहुत कारोबार पाकिस्तान के अंदर चल रहा है वो भी बंद हो जाएगा। और ये शायद यही वजह है कि पाकिस्तान के जो दो मेजर प्रॉब्लम्स हैं वो चीनी और गंदम का है। और आपको चीनी का बता दूं, गंदम के लिए स्पेशली जो है वो अब रशिया के साथ जो मादे किए जा रहे हैं कि हम इनसे गंदम इंपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है, और अब हम अगर वो मुल्क है जो सारे एशिया को खिलाता था, और आज इस मुल्क का वो हाल है कि इसको गंदम रशिया से इंपोर्ट करनी पड़े। टमाटर जो है वो ईरान से आप इंपोर्ट कर रहे हैं। और मुझे बताइए कि कहाँ गया वो चीनी माफिया का स्कैंडल जो था, वो कहाँ गई वो कमीशन, कहाँ गई वो रिपोर्टें, कहाँ गया वो पैसा जो चीनी स्कैंडल की वजह से कमाया गया था या माफिया ने कमाया था, क्या उसकी रिकवरी हो गई है? वो नहीं हुई, तो बाकी बातें में सारी ऐसी बेकार रही हैं। और आप फिर देखें कि 32 रुपये में जो गवर्नमेंट है गंदम खरीदती है और ये जाते जाते फ्लोर मिल्स के पास पहुँच के 85 रुपये हो जाती है। तो क्या कोई ऐसा मैकेनिज़्म है कि ये इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों है कि गवर्नमेंट 32 रुपये किसान से खरीद रही है और आगे 50 रुपये जाके फ्लोर मिल्स को मिल रही है। और फ्लोर मिल्स जाहिर सी बात है इससे महंगे होता, जब उनको महंगी इनपुट मिलेगी तो आउटपुट भी तो महंगा ही होगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह से चीज़ें जो हैं
वो काम करेंगी। और टाइगर फोर्स को अगर आप लगा रहे हैं इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए, तो इसका मतलब ये है कि आपके बाकर रज़ा साहब जो हैं वो नाकाम हो चुके हैं। और उनकी नाकामी से अब साबित हो रहा है कि जब तक मुल्क का दूसरा सिस्टम अब ठीक नहीं करेंगे, तो आप यहाँ पर नोबेल प्राइज़ भी ला के बिठा देंगे ना, तो मेरा ख्याल है कि वो भी फेल हो जाएगा। तो ये जो आखिरी बात हम कर रहे हैं वो इस तरह से कि जैसा कि मैंने कहा था कि वो चाचे तालब ने कहा कि यार कोई गल नहीं, फिल्म मुक गई तो दूजा पासा ला दो। दूसरी तरफ ये हो रहा है कि मुल्क में बढ़ती महंगाई की वजह से अरकान जो हैं, असम्बली अरकान, वो भी अब मतलब कि एक दूसरे के ऊपर बरस पड़ रहे हैं और जो आर्गूमेंट्स हैं वो कसे जा रहे हैं। उसमें अगर आप देखा जाए तो हम अभी देख लेते हैं। इसमें इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना इजलास में वफाकी वज़ीर मुराद सईद, शेख रशीद, फैसल वाडा और दीगर वज़रा ने महंगाई का मामला उठाया। पिछले 2 साल से लोग बेचारे महंगाई में पिस रहे हैं और ये मामले अब उठ रहे हैं। तो काबीना अरकान वज़ीर से बढ़ती महंगाई पर हंगामी इक़दाम का मुतालबा करते हुए कहा कि सूबाई हुकूमतों और ज़िली इंतज़ामिया को अशिया की दस्तियाबी यकीनी बनाना होगी। अच्छा जी, ज़राए के मुताबिक इजलास में बिजली, गैस और अद्वियात की बढ़ती कीमतों पर भी बहस हुई। वफाकी वज़ीर मुराद सईद ने नदीम बाबर और उमर अयूब पर तनकीद करते हुए कहा कि यहाँ फ़ैसले कुछ होते हैं और बिजली गैस में रिलीफ नहीं मिलता। बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे के ज़िम्मेदार आप लोग हैं। कौन लोग हैं? मतलब ये आम आवाम की बात नहीं है, आप परेशान मत हों। ये उमर अयूब साहब और नदीम बाबर साहब की बात हो रही है। उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म के मामले खसूसी सेहत ने वज़रा को अद्वियात पर ब्रीफिंग दी। तो वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने कहा कि अद्वियात महंगी होने की वजह से लोगों की बातें सुनना पड़ती हैं। वज़ीर-ए-आज़म की काबीना अरकान को महंगाई में कमी के लिए हंगामी इक़दाम की यकीन दहानी करवाई गई। वफाकी वज़ीर फैसल वाडा ने वज़ीर इत्तलात को अपनी मीडिया की मजबूत टीम बनाने का मशवरा दिया। ठीक है जी, काम नहीं करें, मीडिया की टीम मजबूत करें ताकि झूठ पे झूठ बोलते जाएं। मेरे भाई, आप जब काम करेंगे तो फिर आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि काम जो होता है वो आपके अल्फाज से ज़्यादा बड़ा होता है, क्योंकि लोग उसको देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल में उधर तवज्जो करने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि आप वो मीडिया टीम मजबूत करें। मेरे ख्याल में शायद इसी वजह से वो हमारे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ये कह रहे हैं कि चंद दिनों में आप देखेंगे महंगाई आपको कम होती हुई नज़र आएगी, क्योंकि जो टाइगर फोर्स है वो मार्केट में आ रही है। अच्छा, उसके बाद जो आखिरी बात हम देख रहे हैं कि पिछले 2 साल के दौरान सरकारी इदारों को 10 खरब 14 अरब का नुकसान हुआ है। तो ये है हमारी मशीनरी और ये है हमारी पॉलिसीज़ की इम्प्लीमेंटेशन। बजाय कि अदारे प्रॉफिट में जाएँ, हमें क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो आए हम देखते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। सादक संजानी साहब जो हमारे चेयरमैन हैं, उनकी ज़ेर सदारत सेनेट का इजलास हुआ, जिसमें कुछ बुलेट पॉइंट्स है जो आपको बता देता हूँ कि सरकारी इदारों को 10 खरब 14 अरब का नुकसान हुआ। उसमें अदारों की निजकारी शामिल है। कौन कौन से अदारे हैं जिनको निजकारी में शामिल किया गया है? उसमें बिल्लो की पावर प्लांट है, हवेली बहादुर शाह पावर प्लांट है, SME बैंक है, फर्स्ट वन बैंक है, सर्विसेज इंटरनेशनल होटल है, रोज़ वैलेट, ये वही रोज़ वैलेट है जिसकी आजकल बातें चल रही हैं। और एक तरफ जो है गवर्नमेंट वो तहकीकाती कमेटी बिठा रही है कि तहकीक करें किसने उनकी वेबसाइट के ऊपर ये लगाया था, ये अक्टूबर से ये अपने सर्विसेज बंद करा है। दूसरी तरफ इसको लिस्ट में भी शामिल किया हुआ है। तो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, स्टील मिल्स है, हैवी इलेक्ट्रिक कॉम्प्लेक्स, जिना कन्वेंशन और ऑयल एंड गैस के अदारे भी शामिल हैं। कोरोना की वजह से जो नुकसान आपको हुआ है वो उसका पता ही है। लेकिन इसमें जो बड़ी अच्छी एक चीज़ लिखी हुई नीचे कि पाकिस्तानी बरामदात के हदफ में भी कमी आई है और FBR को टैक्स रेवेन्यू में 809 अरब रुपये खसारा हुआ है। हालांकि पीछे तो मैं कई खबर पढ़ रहा था, वो बताया जा रहा था कि FBR जो है उसका जो टारगेट था रेवेन्यू इकट्ठा करने का, उससे ज़्यादा रेवेन्यू हमने इकट्ठा किया है। पता नहीं ये किस अशरे की बात रही, यहाँ भी नुकसान। और ये खबरों में तजाद देखेंगे कि एक दिन खबर कुछ और होती है एक ही चीज़ के बारे में और दूसरे दिन खबर कुछ और होती है उसी चीज़ के बारे में। उसके बाद ये कहा गया है कि 4 अरब 11 करोड़ 10 लाख डॉलर का कर्जा, और ये कर्जा जो है ज़ाहिर सी बात है वो बता रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान ने 10 अरब से भी ज़्यादा का कर्जा लिया है इंटरनेशनल जो आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें। और उसमें अगर देखा जाए तो एशियन डेवलपमेंट बैंक शामिल है, उसमें इस्लामी तरक्याती बैंक शामिल है, और उसके बाद जो हमारे पास एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट बैंक है से इतने पैसे लिए गए हैं। तो ये उसमें ये भी कहा गया है कि जो IMF से कर्जा लिया है उसकी वापसी का अमल जो है वो 2024 से शुरू होगा। मतलब कि ये गवर्नमेंट जो है जो 6 अरब पैकेज की बात कर रहा हूँ वो कर्जा ये छोड़ के जाएगी। उसके अलावा तो कर्जा बहुत सारा छोड़ा, तो उसका अब जो नई गवर्नमेंट आएगी वो कर्जा जो है वो उतारेगी और फिर जाहिर सी बात है ये सिलसिला 2032 तक चलेगा। और इसके लिए भी जो सबसे बड़ी बात वो वर्ल्ड बैंक ने इसमें क्या है, मौजूदा हुकूमत वर्ल्ड बैंक से 21 और एशिया तरक्की बैंक से 22 माहे किए हैं।
सरकारी दादोशुमार में इसलाहत के लिए हुकूमत ने आलिमाती इदारों से 58 मुआहदे किए हैं। ये ओवरऑल जो रिफॉर्म्स इन इकानमी उसकी बात हो रही है। तो ये कारकर्दगी थी और मेरे ख्याल में फिल्म का दूजा पासा भी ख़त्म हो गया है। अपना तो अपने अहले खाना का ख्याल रखिए जी। खुदा हाफिज़।